गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम रजनीश सर। टारगेट स्विच क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक पॉलिटी की 2 वीडियो में आपके सामने लेकर आए। उम्मीद करता हूँ आप लोग पसंद आ रही होगी और सीक्वेंस वाइज, सिलेबस वाइज आपके क्वेश्चंस पुटअप कर रहा हो, बना रहा हो, खुद अपनी तरफ से उसके ऑप्शन जितने भी होते हैं सारे डिस्क्राइब कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और अच्छे से लाइक एंड शेयर और चैनल सब्सक्राइब करिए, तभी हमारा हौसला हिम्मत बढ़ेगी। जिस तरह हम आपको कहते हैं पढ़ने के लिए, उसी तरह हम आपके लिए मन लगाकर काम कर रहे हैं। उसका थोड़ा सा आउटपुट आना जरूरी है। आप लोगों की कामयाबी में हमारा भी योगदान जरूर होगा और आपके लिए कंटेंट बेस्ट से बेस्ट देने की मैं आपसे वादा करता हूं कि कोई भी सब्जेक्ट हो, हर तरह का सब्जेक्ट के आप प्रैक्टिस सेट या जो भी चीज आएगी, क्वेश्चंस जो आएंगे वो इसी तरीके से आएंगे। मैं आज पॉलिटी की तीसरी वीडियो पार्ट 3 लेके आ रहा हूँ। पिछली 2 वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक बार दोबारा देख के लाइक एंड शेयर करिएगा जिसने नहीं देखी, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। टारगेट अश्विनी क्लासेस, ठीक है। आई एम रजनीश सर। जीएस की अगली क्लास, पॉलिटी की तीसरी क्लास, क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। पहला सवाल यह है, एक किस निर्णय में कहा गया कि संविधान में किए गए किसी भी संशोधन का न्यायालय पुनः अवलोकन कर सकता है? बताइए भाई, किस न्यायालय में, किस वाद में कहा गया? तो इसका जवाब आपका देखिए, ये वाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 42वां संवैधानिक संशोधन और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो किस निर्णय में कहा गया कि संविधान में जो मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है उसके न्यायालय दोबारा जांच कर सकती है? और इसका जवाब है आपका ये मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, जो कि 1980 में। पहले मैं आपको ये डिफाइन कर देता हूं। पहले गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, इसमें कहा गया संसद संविधान में संशोधन, मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती। नहीं, क्लियर। दूसरे वाले में केशवानंद भारती में कहा गया संसद संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ये क्वेश्चन 100% आने वाले सवाल है, कर सकती है। तीसरे वाला जो ऑप्शन है आपका 42वां संवैधानिक संशोधन, जो कि आप जानते हो जो केशवानंद भारती वाला आया था 1973 में आया, और 42वां संवैधानिक संशोधन आप जानते हो 1976 में आया। इसमें कहा संसद ने संशोधन किए हैं, संसद द्वारा किए गए संशोधनों के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। संशोधन द्वारा किए गए संशोधनों के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। क्लियर आप? और चौथा जो ऑप्शन था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, इस वाले पॉइंट में कहा गया कि संविधान का रक्षक न्यायपालिका है। अगर संविधान के मूल ढांचे में नष्ट होता है तो उसके लिए आप क्या कोर्ट में जा सकते हो और कोर्ट उस पर कार्रवाई कर सकता है। यानी क्या कर सकता है? पुनर्अवलोकन, दोबारा जांच उस निर्णय की कर सकता है। ठीक है, तो ये संसद द्वारा किए गए संशोधन। और एक क्वेश्चन इनमें एसएससी में जरूर आता है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। वो पूछेगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
1967 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 42वां संवैधानिक संशोधन जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 1976 में आया। और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ जो 1980 में आया कि उसकी पुनरावलोकन हो सकता है, पुनरावलोकन हो सकता है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है, क्योंकि कोर्ट के पास किसी भी कानून की दोबारा न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है वो है। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये किस अनुच्छेद में है? आप जानते हो ये कहा गया है DS, ये कहा गया है DPSP में। किस में कहा गया है? DPSP में कहा गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल आप जानते हो कौन से आर्टिकल में है? ये 36 से लेकर 51 तक, आर्टिकल 51 तक है। और कौन से भाग में है? पार्ट 4। और आप जानते हो DPSP आयरलैंड के संविधान से। किस देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। इनके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते। अब क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 19 क, आर्टिकल 19 घ, आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51। अब ये बताइए समान कार्य के लिए समान वेतन कौन से आर्टिकल में है आपका? बताइए। अनुच्छेद 19 घ में आपका जवाब है। अनुच्छेद 19 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन स्त्री पुरुष हो। अब अनुच्छेद 39 क में क्या है? आजीविका के लिए सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। 39 के में एक ही चीज और है, निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी सहायता दी जाएगी। जो मदद नहीं ले सकता, वकील वगैरह नहीं कर सकता, निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी सहायता, आर्टिकल 39 क में। 39 घ में बता ही दिया। अनुच्छेद 50 में क्या है? आप जानते हो कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण, तथा न्यायपालिका जुडिशियरी सेपरेट का पृथक्करण आर्टिकल 50 में है। यानी कोई किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। एग्जीक्यूटिव कानून बनाने वाली, कानूनों की रक्षा करने वाली, दोनों के अलग अलग पृथक्करण है दोनों का। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आर्टिकल 51 में। विदेश नीति, हमारे देश की विदेश नीति, इंटरनेशनल प्रिंसिपल क्या है? आर्टिकल 51 क में, 51 क में नहीं, 39 क में ये है। अनुच्छेद 39 घ में ये है। 50 में आपका ये बता दिया, कार्यपालिका न्यायपालिका अलग और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा विदेश नीति। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? फंडामेंटल ड्यूटीज। मूल संविधान यानी जब संविधान बना उस समय कितने मौलिक कर्तव्य थे? ऑप्शन 10, 11, 8, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब आपका क्या है? मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? इनमें से कोई नहीं। जवाब कितने भी नहीं, कितने भी नहीं। आप जानते हो
फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए। कब? 1976 में। कौन से संशोधन द्वारा? 42वें संशोधन द्वारा। कितने जोड़े गए? 10। किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सरदार स्वर्ण सिंह ने मूल कर्तों के लिए सिफारिश की थी। अब सिफारिश की थी इसने 8 मूल कर्तों की। जोड़े गए कितने? 10। किस देश के संविधान से? यूएसएसआर के संविधान से। यूएसएसआर सोवियत संघ के संविधान से, यानी जो आज वर्तमान में रूस है, उस देश के संविधान से फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई है। अब ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में है? ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51 के। कौन से पार्ट में है? पार्ट 4 के। ठीक है भाई। अब मूल कर्तव्य, अगर आज वर्तमान में फंडामेंटल ड्यूटीज पूछे कितने, तो 11। 11वां 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा दिलाने का कर्तव्य माता पिता यानी अभिभावकों का। ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया कब? 86वां संशोधन 86 अमेंडमेंट 2002 में। मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए क्वेश्चन पूरा का पूरा सवाल ये पेपर में आ चुका है। बच्चे कहते हैं 10, जो कि गलत होता है। जहां पर भी मूल लिखा हुआ आ गया, यानी जब उस चीज की शुरुआत हुई, ओरिजिन हुआ, बनना शुरू हुआ, तो मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य? तो 0 लिखने हैं, एक भी नहीं था, क्योंकि ये जोड़े गए 1976 में 42वें संशोधन द्वारा। 10 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन 10 जोड़े गए। यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के से ये लिए गए। आर्टिकल 51 कै में है, भाग 4 कै में है। अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक का जोड़ा गया 86वां संशोधन 2002। ये जितने भी 4 पॉइंट थे, मैंने चारों के चारों डिफाइन किए, और पूरा का पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो आपके मैंने यहां पर करा दिए। ठीक है, इससे आगे अगला क्वेश्चन, इनमें से किसका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संपन्न मत पद्धति के द्वारा नहीं होता? देखिए, आनुपातिक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की एकल संकोणीय मत प्रणाली, एकल संकोणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल फेरेबल वोट सिस्टम। देखिए भाई, अब इसको अगर शॉर्ट में पूछे तो इसको क्या कहते हैं? एसटीवी। पहले देखिए भाई, सवाल है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल, पहले तो ये जान लो ये होता क्या है, फिर आपको मैं बताऊंगा ये क्या होता है।
किसका चुनाव इस पद्धति से नहीं होता। यानी देखिए भाई, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा का, लोकसभा का, विधान परिषद का, देखिए ये जो आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली सभी को समान मत देने का वो होगा, और इसमें विजेता वो माना जाएगा जो कितने % वोट प्राप्त करेगा, 50% से अधिक वोट प्राप्त करेगा। अब आपको पता है लोकसभा के चुनाव में वो व्यक्ति जीतेगा, वो कैंडिडेट जीतेगा जिसने सबसे अधिक वोट प्राप्त किए हैं, और ये होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर। यानी इसमें हम वोट डालेंगे, इनमें से हम, अगर मैं कहने लगूं, यहां सवाल बनेगा किसके चुनाव में हम वोट नहीं डालते। हर आदमी नहीं डालता। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में हम वोट नहीं डाल सकते, उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम वोट नहीं डाल सकते, राज्यसभा के इलेक्शन में हम वोट नहीं डाल सकते, और विधान परिषद के चुनाव में भी हर कोई वोट नहीं डाल सकता। कुछ डाल सकते हैं, वो मैं बताऊंगा कौन डाल सकता है, लेकिन हर कोई नहीं डाल सकता। हर कोई वो नहीं डाल सकता जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी हो। इनमें से किसी में भी केवल एक लोकसभा के इलेक्शन में ही वो व्यक्ति वोट डालेगा जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी हो। बाकी इनमें से किसी की उसमें हम वोट नहीं डाल सकते। ठीक है भाई। तो अब होता क्या है, विजेता वो जो 50% से अधिक वोट प्राप्त करेगा। इनमें से जो भी जीतेगा, राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में और विधान परिषद के चुनाव में, विजेता वो माना जाएगा जो 50% से अधिक वोट अचीव करेगा। और अगर ऐसा नहीं होता पहले राउंड में, तो वो बताऊंगा वो होता क्या है। वो अगला है आपका एसटीवी। एसटीवी होता क्या है, देखिए पहले मैं आपको ये एसटीवी समझा दूं। ये एसटीवी होता क्या है। मान लीजिए किसी चीज में, किसी जगह आपके 4 कैंडिडेट है, ए बी सी डी। इन 4 कैंडिडेट में जो पहला पसंद का होगा उसको वोट सभी को दिए जाएंगे वरीयता क्रम के अनुसार। वरीयता क्रमानुसार सभी को वोट दिए जाएंगे। यानी जो आपकी पहली चॉइस है, यानी अगर मान लीजिए आपकी पहली चॉइस ये हो गया, इसको पहले नंबर पे, आपकी दूसरी चॉइस ए कैंडिडेट हो गया, इसको तीसरी चॉइस आपका डी नामक कैंडिडेट हो गया, और चौथी चॉइस आपकी सबसे नीचे आपका 4th वाला हो गया। इन सबको वोट कर दिए एक कैंडिडेट ने। आप जानते हो, अगर सपोज करो मैं राष्ट्रपति की बात करूं, मैं अगर आपको राष्ट्रपति की बात करूं, इसको दोबारा लिख रहा हूं, एसटीवी। ए कैंडिडेट, बी कैंडिडेट, सी कैंडिडेट, डी कैंडिडेट। इसको फर्स्ट प्रेफरेंस, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको 4th। अब इन चारों को वोट करना है वरीयता क्रम के अनुसार। अब पहले राउंड की काउंटिंग में अगर किसी भी कैंडिडेट ने, आप जानते हो 776 एमपी, 28 + 2 यानी 30 राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट करेंगे, वोट करेंगे भैया। मैं एक उदाहरण कह रहा हूं, यानी सपोज करो इसी प्रकार से करके एक एमपी ने इन चारों को वोट कर दी, दूसरे वाले ने भी इसको ही फर्स्ट पे रखा, इसको सेकंड पे रखा, इसको थर्ड पे रखा और इसको 4th पे रखा। ये पहले
कैंडिडेट वो वोटर एमपी ने, ये दूसरे ने। सपोज करो तीसरे वाले एमपी ने वोट करा इनको इस प्रकार से, ये वाला इसने फर्स्ट पे रख लिया, ये वाला सेकंड पे रख लिया, ये वाला थर्ड पे रख लिया, ये वाला फोर्थ पे रख लिया। इसी प्रकार से आपका चौथा कैंडिडेट, ये वाला आपका सपोज करो इस वाले को उसने फर्स्ट पे रख लिया, इस वाले को इसने सेकंड पे रख लिया, इस वाले को इसने थर्ड पे रख लिया और इसको इसने फोर्थ पे रख लिया। ऐसे एग्जाम्पल, यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। नहीं है तो फिर कभी कमेंट बॉक्स में लिखना, फिर कभी एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि समय कम है, मैं नहीं चाहता कि आपका बहुमूल्य समय खराब हो। यहीं पर आपका समझ में आ जाएगा। मान लीजिए किसी कैंडिडेट को, जैसे बी, जिसकी फर्स्ट वरीयता के हिसाब से जिसको वोट मिलेंगे, मान लीजिए इस वाले को वोट मिले, ये फर्स्ट पे है, और इसी प्रकार ये फर्स्ट पे रहते रहते अगर इस कैंडिडेट ने 50% से अधिक वोट प्राप्त कर लिए तो विजेता ये बन जाएगा। मान लीजिए इस वाले कैंडिडेट को ए और बी के बीच में मुकाबला होता है, इस वाले ने 45% प्राप्त किए और दूसरे वाले ने 40% प्राप्त किए, तो इसके बाद आपका कितने परसेंट? 50% चाहिए। इसको 45% मिले, इसको 40% मिले। इन दोनों कैंडिडेट की बात हो रही, किसी को 50% नहीं मिला, तो उसके लिए सेकंड राउंड की काउंटिंग हो जाएगी, जो वीवी के काल में हुए थे। सेकंड राउंड की काउंटिंग हो जाएगी। क्या करेंगे? जिसके सबसे कम वोट प्राप्त हुए हैं, मान लीजिए हम ये कहे इन दो को निकाल दिया, सपोज करो इन दो को निकाल दिया, इन दोनों के वोट ट्रांसफर करके इन दोनों में जो फर्स्ट चॉइस हो गए, मान लीजिए ये 15% निकल गए, और इनमें से किसी कैंडिडेट ने 15 में से सपोज करो आधे आधे ही मिल गए, सपोज करो आधे आधे मिल गए, तो 7.5 इसके हो जाएंगे 52%, इसके रह जाएंगे 47.5%। तो इस वजह से विजेता कौन बन जाएगा? ये बन जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है इस जो 45% इसको मिले हैं और चॉइस के हिसाब से इसको मान लीजिए 7.5 की जगह 12% मिलेगा, उसको 3% मिलेगा, तो फिर ये जीतेगा। चॉइस के हिसाब से होगा, वो काउंटिंग के हिसाब से होगा। लेकिन मैंने कहा पहला वरीयता के हिसाब से, जिस फर्स्ट रैंक पहली वरीयता मिलेगी वो जीता हुआ माना जाएगा। लेकिन अगर 50% वोट प्राप्त नहीं होते तो नीचे वाले के जिनके वोट कम मिले हैं उनके निकालकर इन ऊपर वाले को, दोनों को वरीयता के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से बांट दिए जाएंगे। जो पहले पार 50% का आंकड़ा प्राप्त करेगा वो जीता हुआ माना जाएगा। तो मैंने आपका कहा था इनमें से किसका चुनाव, ये याद रखिए, इनमें से इन सब का चुनाव लोकसभा को छोड़कर, और यहां मैं कह रहा हूं विधानसभा भी इसी में शामिल, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, बाकी इन सब का चुनाव इस विधि से होता है और ये विधि इस प्रकार से होते हैं। ट्रांसफरेबल, जो वोट ट्रांसफर हो सके, एसटीवी। क्लियर? राष्ट्रपति में महाभियोग पहले किस सदन में लाया जा सकता है? चार, ये हो गया आपका। देखिए, राष्ट्रपति इंपीचमेंट लगाया जाएगा तो किस सदन में लाया जा सकता है? तो आपका जवाब इनमें से है होना चाहिए क्या? किसी भी सदन में। राष्ट्रपति पर जब इंपीचमेंट लाया जाएगा तो वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। एक न्यायिक प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर महाभियोग, और वो आर्टिकल किसके तहत? 61 के तहत। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट लगता है। अनुच्छेद 61 के तहत किसी भी सदन में लाया जा सकता है। 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होने चाहिए। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी कि उस पर इंपीचमेंट लाया जा रहा है, और उस पर जो इंपीचमेंट लगाया जाएगा एक ही बेस पर लगाया जाएगा, संविधान का उल्लंघन करने पर, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर एक पर इम्पीचमेंट लगाया जाएगा। जब उस सदन में, जिस सदन में भी लाया जाएगा, उस सदन के जो समस्त सदस्यों का 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित हो जाता है। फिर मान लीजिए पहले लोकसभा में आया तो फिर जाएगा कहां? राज्यसभा में। यहां पर भी सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति पर उसी दिन से महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो महाभियोग किस सदन में लाया जा सकता है? पहले किसी भी सदन में। यह याद रखिएगा आर्टिकल 61 के तहत और अमेरिका के संविधान से राष्ट्र में महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना? बोलिए भाई। वीवी गिरी, फखरुद्दीन अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह। इनमें से कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति जब बना उससे पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री था? तो उसका जवाब, इस सवाल का जवाब है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश का सीएम, आंध्र प्रदेश का सीएम। ये 1 नवंबर 1956 से 1960 तक एक बार फिर ये दोबारा बना उसी राज्य का मुख्यमंत्री 1962 से 1964 तक। तो ये 2 बार उत्तर प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बना नीलम संजीव रेड्डी। वीवी गिरी यूपी का राज्यपाल, फखरुद्दीन अली अहमद कृषि मंत्री था पहले, और नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसा राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुना गया, निर्विरोध। और ये कब से कब तक राष्ट्रपति रहा? ये आप जानते हो 1977 से 1982 तक। जब 44वां संवैधानिक संशोधन आया 1978 में, यानी जो संपत्ति का मौलिक अधिकार समाप्त हुआ था, उस समय अगर ये सवाल पूछ लिया कौन राष्ट्रपति था जिसने 44वें संवैधानिक संशोधन पर हस्ताक्षर किए थे, तो वो नाम याद रखेगा नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध राष्ट्रपति बना और पहले ये 1969 में वीवी गिरी से चुनाव में हारा था। 1969 में वीवी गिरी से चुनाव में हारा था नीलम संजीव रेड्डी। फखरुद्दीन अली अहमद दूसरा राष्ट्रपति जिसकी कार्यकाल में डेथ हुई। वीवी गिरी पहला ऐसा राष्ट्रपति जिसके सेकंड राउंड की काउंटिंग हुई और इसको 50.20% वोट प्राप्त हुए। पिछले क्वेश्चन मैंने बताया 50% से अधिक वोट, तो सबसे कम वोटों से जीतने वाला 50% प्लस इतने वोट इसको प्राप्त हुए थे। और ज्ञानी जेल सिंह आप जानते हो पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाला पहला राष्ट्रपति। पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो एक ऐसा विधेयक होता है ऐसा जिस पर राष्ट्रपति ना तो पास करे ना वापस भेजे, उसको वहीं टेबल पर पड़ा रहने दे। 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन जो विधेयक आया था उस पर ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाला पहला राष्ट्रपति, ठीक है। कार्यकाल में दूसरा राष्ट्रपति और वीवी गिरी सेकंड राउंड की काउंटिंग और निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी और आंध्र प्रदेश का ये सीएम था 1956 से 1960, 1962 से 1964 तक। और 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में जो संपत्ति का मौलिक अधिकार समाप्त हुआ था वो इसी के राष्ट्रपति काल में समाप्त हुआ था। जब आंतरिक शांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल, आप जानते हो आंतरिक शांति के आधार पर, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 3 आधार पर लगता है। 3 आधार, या तो युद्ध या बाह्य आक्रमण
या कोई देश हमारे देश पर आक्रमण कर दे, या आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस। आपको यह याद रखना है, अनुच्छेद 352 3 बार लगा। एक बार 1962 में, एक बार 1971 में, और एक बार 1975 में। आप जानते हो यहां 1962 में चीन के साथ युद्ध, 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, लेकिन 1975 में किसी के साथ युद्ध नहीं हुआ था। आंतरिक शांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? अब देखिए, अब ये आप याद रखिएगा, मैंने बात पूछी है 1975 की। अब आपको याद रखना, वीवी गिरी राष्ट्रपति कब से कब तक? 1969 से 1974 तक, 75 में नहीं। अब अगर कहने लगे इसके बाद कौन बना, इसके बाद 74 से ये बना, तो ये आपके सीक्वेंस वाइज लगाओगे तो ये आपके क्वेश्चन बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। 1974 से 1977 तक, यानी 1975 में अनुच्छेद 352 का प्रयोग करने वाला आंतरिक अशांति के आधार पर, इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर कौन राष्ट्रपति था? तो इसका जवाब है फखरुद्दीन अली अहमद। वीवी गिरी का राष्ट्रपति कार्यकाल आपने देखा। नीलम संजीव रेड्डी का भी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया है, 1977 से लेकर 1982। और अभी बोला पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह ने किया था 1982 से 1987 तक ये राष्ट्रपति था। ये क्रमवाइज आपसे लगवा सकता है, इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अपनी पूरी कोशिश है, मन से, तन मन से लगा के हम इस तरह क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं इतनी मेहनत करके क्वेश्चन के सारे सेट कर, तो ऐसे नहीं कि एक उठाया लो भाई हो गया जी, ये हो गया जी, ये हो गया जी, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। अगर मैं यहां पर एक क्वेश्चन कहूं, इनमें से किस राष्ट्रपति को भारत रत्न मिला, इन चारों में से किस राष्ट्रपति को भारत रत्न मिला? क्वेश्चन बनाने के लिए ये नहीं कि बना के लाओ, तैयार करो तब जाके होगा। इनमें से किस राष्ट्रपति को, क्वेश्चन यही है, देखो ऑप्शन यही है, और यहां क्वेश्चन मैंने बना दिया। जैसे मैंने कहा वीवी गिरी ने तीसरी बार जो आपातकाल, दूसरी बार जो लगा था वो कौन सा राष्ट्रपति था? तो वीवी गिरी। ये देखिए कार्यकाल इसका पाकिस्तान के। और जब 1962 में हुआ, 1962 में 2 राजेंद्र प्रसाद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मई तक राजेंद्र प्रसाद, 26 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था, यानी बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण और युद्ध में क्या अंतर है? कोई देश हमारे देश पर आक्रमण करेगा तो बाह्य आक्रमण, और युद्ध एक निश्चित क्षेत्र में वो देश भी आएगा, वो देश भी आएगा। जैसे आपने पानीपत का युद्ध, कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों पांडवों के बीच में युद्ध, तो वो एक जगह युद्ध। बाह्य आक्रमण, चीन ने हमारे देश पर अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके से आक्रमण किया था। चीन के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? 26 अक्टूबर 1962 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति नहीं थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो अनुच्छेद 352 का प्रयोग करने वाला पहला राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1971 में वीवी गिरी, 1975 में फखरुद्दीन अली अहमद। अब मैंने क्वेश्चन किया इनमें से किसे भारत रत्न मिला? वीवी गिरी को भारत रत्न मिला। किस सन में? जिस सन में इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर आपातकाल लगा था, 1975 में। तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। देखिए, मैं नहीं चाहता कि आपका क्वेश्चन कुछ चूके, उतना ही टाइम लग रहा है। ये नहीं कि आपको एक्स्ट्रा टाइम, अगर वीडियो 45 मिनट की है, 50 मिनट की है, इन 50 मिनट में क्वेश्चंस देखिएगा और आपको नहीं, हमें तो 20 चाहिए गिने चाहिए, और फिर सवाल नहीं मिलते, आप शिकायत करते हो सर पढ़ा मिला नहीं। तो इसलिए पढ़ लीजिए, मिलेगा 100%, ये मेरा वायदा है आपसे। क्वेश्चन को देखिए, सेट ये नहीं हुए करते हो ऑप्शन में एक किया बाकी छोड़ दिया। कितने सवाल आपके, कितने सवाल आपके, कितने सवाल आपके। तो ये 7 क्वेश्चन हुए, और अभी आप देख लो क्वेश्चन टाइम कितना हो गया। अगला क्वेश्चन, इनमें से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? आप जानते हो महान्यायवादी की करेगा।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त की करेगा, यूपीएससी अध्यक्ष की करेगा, महाधिवक्ता की नहीं करता। आप जानते हो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल करता है, गवर्नर। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 165 में। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वो एडवोकेट जनरल होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं महाधिवक्ता। हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। राज्य की सभी अदालतों में से सुनवाई का अधिकार है और आर्टिकल 177 के तहत इसको राज्य विधानमंडल की बैठकों में भाग लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। एक एक वर्ड सुनिएगा, तब दुख होता है। आप, मैं ये नहीं कह रहा आप पढ़ रहे हो गलत पढ़ रहे हो, लेकिन कुछ विश्लेषण करके देखिए, आपके भलाई के लिए आपके क्वेश्चन आप पेपर कर सको। आप कहते हो जीएस नहीं तैयार होता, हम कहते हैं कैसे तैयार नहीं होगा। अब तो एक तरफ से है, अब तो करिए। पहले तो चलो क्वेश्चन कहीं का कहीं, अब तो पूरे के पूरे पॉलिटी बेस पे है। पॉलिटिक कई महीने में भी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन कोशिश है 10 से 15 क्लास में मैं खत्म करना चाहता हूं इसको। लेकिन वो तब जब क्वेश्चन आप पुटअप करोगे। महान्यायवादी देख लीजिएगा, किस आर्टिकल में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त देख लीजिएगा, यूपीएससी अध्यक्ष। अगर यहां पर मैं करंट के क्वेश्चन कहूं, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और यूपीएससी अध्यक्ष मनोज सोनी। ठीक है, महाधिवक्ता राज्य के अंदर होता है और प्रत्येक राज्य में अलग अलग होता है। क्लियर? इससे आगे चले। किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री बने? देखिए भाई, आर वेंकटरमन, आर वेंकटरमन, इसका कार्यकाल याद रखिएगा 1987 से 1992। दूसरा मैंने ऑप्शन लिखा है शंकर दयाल शर्मा, इसका राष्ट्रपति कार्यकाल 1992 से 1997। तीसरा मैंने लिखा है के आर नारायणन, इसका कार्यकाल इसके बाद 1997 से 2002। और अगला लिखा है अब्दुल कलाम, इसके बाद। तो अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर आपका प्रधानमंत्री भी तैयार हो जाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति थे, 11वें। सीक्वेंस वाइज पूछ लेगा वो। ये 10वें, ये 9वें, ये 8वें, इस प्रकार से। अब ये देखिए कौन राष्ट्रपति 1987 से लेकर 1992 तक, राजीव गांधी 89 तक, फिर पीवी नरसिम्हा राव। अब सबसे ज्यादा प्रधानमंत्रियों ने, देखिए अब इसके कार्यकाल में देखिए, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, आप जानते हो 1991 से लेकर 1996 तक ये पीएम रहा। इसके बाद दूसरे नंबर पर अटल, 1996 में 13 दिन। इसके बाद अटल के बाद एचडी देवगौड़ा, 1996 से 1997। इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, आई के गुजराल, 1997 से 1998।
तो अब आप समझ लीजिएगा, 4 प्रधानमंत्री, 4 पीएम, शंकर दयाल शर्मा। ठीक है भाई। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके उठे हैं के आर नारायण के काल में, देख लीजिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम का मैंने लिखा है 2002 से 2007, 2002 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी और 2004 से 7 यानी 9 तक मनमोहन सिंह, के आर नारायणन। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन को जब रिलेटेड करोगे तब आपका काम चलेगा, तब पढ़ के भूलोगे नहीं। ये थोड़ी कि पढ़ा भूल गए, बच्चे शिकायत करते हैं सर याद कैसे करें। रिलेटेड नहीं करते आप लोग, चीजों को चीजों से ना जोड़ने की वजह से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अवधि संसद का अधिवेशन शुरू होने के कितने समय तक रहती है? आप जानते हैं संसद के अधिवेशन वर्ष में 2 बार, अधिवेशन वर्ष में 2 बार, 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं, 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं। क्लियर? अब अगर उसने यहां पूछ लिया अध्यादेश की अवधि मैक्सिमम, तो आप निशान लगाओगे 6 माह। और अगर ये पूछ लिया संसद का अधिवेशन 6 महीने के बाद, अगर मान लीजिए संसद का अधिवेशन 1 जनवरी में हुआ एग्जाम्पल, और 1 आपका जुलाई में हुआ, अचानक किसी कानून की आवश्यकता पड़ गई फरवरी में, इस अध्यादेश की मैक्सिमम अवधि है कितनी? 6 माह तक प्रभावी रह सकता है, लेकिन अधिवेशन शुरू हो जाने के 6 सप्ताह के अंदर यह पारित हो जाना चाहिए। 6 सप्ताह के अंदर पारित हो जाना चाहिए, नहीं तो यह खारिज हो जाएगा। तो इसका जवाब है आपका 6 सप्ताह। कौन सा राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहा? फिर वही राष्ट्रपति का क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहा? जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राज्यपाल थी, आपको पता है। जाकिर हुसैन, वीवी गिरी का राज्यपाल बताया पहले कभी किसका? उत्तर प्रदेश का। तो आपका जवाब है नीलम संजीव रेड्डी। लोकसभा अध्यक्ष 2 बार, एक बार 1967 से 1969 तक जब वीवी गिरी से चुनाव में हारा, और दूसरी बार 26 मार्च 1977 से जुलाई, शायद 13 जुलाई के लगभग है समथिंग में, 1977। तो याद रखिएगा, अगर ये पूछे लोकसभा अध्यक्ष कौन रहा, ऐसा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी 2 बार रहा, और सबसे कम समय तक भी लोकसभा अध्यक्ष यही रहा। सबसे कम समय तक भी लोकसभा अध्यक्ष यही रहा, नीलम संजीव रेड्डी। और याद रखिएगा, सबसे कम आयु में 64 वर्ष की आयु में बनने वाला राष्ट्रपति, सबसे कम आयु में बनने वाला राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, सबसे अधिक आयु में बनने वाला राष्ट्रपति आर वेंकटरमन, रामास्वामी वेंकटरमन। आर वेंकटरमन 1987 से 1992, नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982। 64 साल का था तो जन्म कब हुआ? अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख रुपए माह, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब है इनमें से कोई नहीं। उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता, उसका जो वेतन होता है वो राज्यसभा के सभापति का वेतन होता है। राज्यसभा के सभापति की हैसियत से उसको वेतन मिलता है।
राज्यसभा के सभापति की हैसियत से, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो राज्यसभा के सभापति की हैसियत से उसका वेतन 4 लाख रुपए पर माह। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं। अब अगर मैं कहूं 5 लाख रुपए पर माह वेतन, आप जानते हो किसका? राष्ट्रपति का। 3.5 लाख रुपए पर माह वेतन लोकसभा अध्यक्ष, और किसका? राज्यपाल का, गवर्नर का। अगला क्वेश्चन, वीवी गिरी के त्यागपत्र देने के बाद कौन उपराष्ट्रपति बना? वीवी गिरी ने 1967 से लेकर 1969 तक क्या रहा? उपराष्ट्रपति। तो अब आपको यह बताना है 1969 में कौन सा व्यक्ति उपराष्ट्रपति बना? इसने त्यागपत्र दे दिया था, रेजिग्नेशन दे दिया था राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। तो इनमें से कौन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बना? गोपाल स्वरूप पाठक क्या बना? उपराष्ट्रपति बना। कब से कब तक? 1969 से 1974 तक। आर वेंकटरमन उपराष्ट्रपति 1984 से 87। बेड़ियत्थी 1974 से 1979। कृष्णकांत 1997 से 2002। 1997 से 2002। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया पहले किस सदन में लाई जाएगी? वहां राष्ट्रपति की बात थी, यहां उपराष्ट्रपति की बात है, तो वहां किसी भी सदन में था, लेकिन इसका जवाब यह नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया पहले राज्यसभा में लाई जाएगी, क्योंकि राज्यसभा का यह प्रधान सभापति होता है, इस वजह से। ठीक है, राज्यसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से जब वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो फिर लोकसभा में लाया जाएगा, और लोकसभा जब इसे स्वीकार कर लेगी तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो राज्यसभा का सभापति होने की वजह से उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है? देखिए, आपका मैंने आर्टिकल 63 लिखा है। आर्टिकल 63 में है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति किसका? राज्यसभा का। प्रधान सभापति राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 64। आर्टिकल 65, आप जानते हो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकता है मैक्सिमम 6 माह तक। आर्टिकल 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति 6 माह तक। आर्टिकल 66, आर्टिकल 66 में राष्ट्रपति पद की योग्यता आयु 35 वर्ष। भारत का नागरिक हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक है, उसका नाम होना चाहिए। और एक इसमें आपको याद रखना है 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक और 20 अनुमोदक चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए जो भी खड़ा होगा, नाम रखने वाले, उसका समर्थन करने वाले। 15,000 जमानत राशि होगी आरबीआई में जमा। 15,000 रुपये जमानत राशि। जमानत जब्त हो जाएगी जब उस व्यक्ति को, उस कैंडिडेट को 1/6 वोट नहीं प्राप्त होंगे तो उसके 15,000 रुपये नहीं दिए जाएंगे, रिफंड नहीं होंगे। अगर वो 1/6 वोट प्राप्त कर लेता है कुल वैध पड़े मतों का, तो उसके ये राशि हार भी गया तो ये बाद में वापस कर दी जाएगी। लेकिन अगर वो 1/6 वोट प्राप्त नहीं करता तो ये पैसे उसको नहीं दिए जाएंगे। ठीक है भाई। अब 15, और आप जानते हो संसद के सभी सदस्यों के द्वारा इसका निर्वाचन होता है। अब लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट नहीं है, तो लोकसभा के 513 निर्वाचित और राज्यसभा के 245।
यानी कहने का मतलब 543 प्लस 245 यानी कितने 700। एक सेकंड आपके राष्ट्रपति के इसमें 788 कैंडिडेट एमपी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। ठीक है भाई। अब एक आखिरी पॉइंट आपका बचा है आर्टिकल 69 में, तो इसका जवाब जो मैंने बताया है पदेन सभापति होगा वो आपके कौन से आर्टिकल में होगा, आर्टिकल 64 में। आर्टिकल 69 में है राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ जो दिलाता है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा आर्टिकल 69 के तहत कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। और ये अपना रेजिग्नेशन भी किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। अगर राष्ट्रपति लोकसभा इसको राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। तो ये आज के आपके क्वेश्चन से आज की क्लास आपकी कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। देखो फिर वही कह रहा हूं, पसंद ना पसंद करना फिर आपकी इच्छा के ऊपर है। मैं ये जानता हूं कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होगा वो इस चीज को लाइक करेगा, ज्यादा से ज्यादा काम बहुत मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हो। शायद अब आपका एप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर अब भी आप शिकायत करते हो कि सर मजा नहीं आ रहा, तो भैया इसमें कभी कभी कड़वी दवा भी पीनी पड़ती। ये कड़वी दवा है, लेकिन इतना वायदा करता हूं क्वेश्चन आपके मिलेंगे और आपका सिलेक्शन इस जीएस में गारंटी के साथ कहता हूं क्वेश्चंस आपके मिलेंगे और आप कर भी पाओगे। मिलना नहीं, कर भी पाओगे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो, अच्छे से आपको लगता है कि सर अच्छे से करा रहे हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए। मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप लोग मुझसे प्रोत्साहन देंगे और इस बात को मानेंगे कि अब तो क्लास सही चल रही है, आपकी इच्छा अनुसार एक तरफ से चल रही है और इसी तरीके से आपकी वीडियो पॉलिटी की हो आती रहेगी, हर सब्जेक्ट की आती रहेगी। तो एक बार फिर कहता हूं वीडियो को लाइक बहुत कम आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे। लाइक नहीं आ रहे तो शेयर भी नहीं हो रहा होगा, और चैनल सब्सक्राइब। फिर कह रहा हूं वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब। तो एक जय हिंद दोस्तों।